अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी होस्ट फराशा। आज हम बेलबाज नॉवल की एपिसोड नंबर 2 लेके आए हैं। आप ये नॉवल सुन रहे हैं नॉवलिस्टिक यूट्यूब चैनल पर। बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 2। दानियाल, वादा करता हूँ बल्कि कसम खाता हूँ कि कुछ नहीं करूँगा। हाँ, जहाँ तुम कहोगी वही मिलेंगे, जो कहोगी वही करूँगा। तुम्हें इनकार थोड़ी करना है। वो इकतमाद देती हुई मुस्कुराते बोला। कुछ देर बात करते हैं, फिर रीमा को नींद आने लगी। वो सोने का कहकर कल कट होगी। दान ने अपने हाथ से यस का इशारा किया और एक शैतानी मुस्कुराहट होंठों पर लाया। वो आज अपने प्लान में कामयाब होने के बहुत करीब था। आखिरकार इसने फैसला कर लिया। वो आज अपनी प्यास बुझाएगा और खुद से कहने लगा, फिर कौन लाहौर आएगा? ऐसा मौका फिर कहाँ से मिलता है? और मुझे कौन सा इससे शादी करनी है? हाँ। फिर वो फ़ौरन इसे इंजेक्शन को जूस में इंजेक्ट किया और गाड़ी की तरफ आया और एक फेक स्माइल से रमीना को जूस दिया। सेंटर में लेज ओपन करके रख दिए और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रीमा ने बेतकल्फाना अंदाज में एक दो लेस लिए और फिर जूस को पीने लगी। इसे पहले ही काफ़ी प्यास लगी थी। जूस ख़त्म करते से पहले ही इसके जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ने लगी। इससे पहले वो संभलती इसे चक्कर आने लगे। फ़ौरन दानियाल को कहा, मुझे घर छोड़ दो, मुझे कुछ हो रहा है। दानियाल खामोशी से गाड़ी तेज़ दौड़ाता दोबारा सुनसान जगह पर ले आया। रीमा अब गनुदगी की हालत में थी। इसका माइंड कुछ कुछ चल रहा था, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इंजेक्शन की वजह से इसके जिस्म में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। दानियाल ने हैंड ब्रेक लगाई और गाड़ी से उतरा और रमीना को एक नज़र देखा। इसे अंदाज़ा हो गया कि इंजेक्शन ने अपना काम कर दिया है। वो रीमा को उतार के पिछली सीट पर ले जाकर लटाने लगा। इसने इसके पीछे पड़े अबाया को बैक सीट के पीछे रखा और वहाँ से कुशन उठाकर इसके सर के नीचे रखा और इसके जिस्म को देखने लगा। वो मौके को ज़ाया किए बगैर रीमा के ऊपर आने लगा। इसके चेहरे से बालों को हटाकर अपने होंठों को इसके होंठों से मिलाकर चूसने लगा। इसके होंठों को पीने के लिए के साथ इसकी शर्ट को ऊपर करने लगा। शर्ट को ऊपर करने के बाद इसकी ब्लैक ब्रा को देखते हुए खुद ही बोला, आह, कमाल की मैचिंग की है। वो फिर से इसको खोल कर पीने लगा। रीमा को महसूस हो रहा था कि दानियाल इसकी शर्ट को ऊपर करके इसके जिस्म को बेलिबास कर रहा है, लेकिन वो इसके जिस्म में रोकने की ताकत ना थी। रीमा बस जुबान से टूटे हुए लफ्ज़ में इतना ही कह पा रही थी, दानियाल नहीं करो प्लीज़, खुदा का वास्ता मुझे घर जाने दो, प्लीज़ जाने दो। दानियाल ने मोबाइल निकाला और इसके बेलबाज अबारों से लुत्फ़ उठाते हुए वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। आखिरकार दानियाल ने अपना और रीमा के निचले वाले हिस्से को बेलबाज करके वीडियो बनाने लगा। फिर इस पर झटके लगा और अपने जिस्म को रीमा के जिस्म से लाने लगा। रीमा को अंदाज़ा हो रहा था कि दानियाल इसकी नदी के आसपास है और इसके बंद को खोलने लगा है, लेकिन वो रोकने की हालत में नहीं थी। इसका जिस्म कांप रहा था। अचानक एक ज़रब से इसकी चीख निकली। इसे खुद में किसी और को दाखिल होने का अंदाज़ा हो गया। इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो दर्द से करहाने लगी थी। इसके मुंह से सिसकियाँ और आहें बनने की आवाज़ें निकलने लगी। दानियाल इसकी सिसकियों को अनसुना करते, इसकी कान की लू को काटते हुए सरगोशी करते हुए बोला, रीमा बस। इसी आवाज़ों को तरस रहा था। अब वो इस पर मुकम्मल वज़न डाल चुका था। वो इसे एक जंगली भेड़िए की तरह नोचने लगा। इस पर मुसलसल ज़रबों की बरसात कर रहा था। दानियाल ये जान गया था वो पहला मर्द था जो इसकी नरम ज़मीन पर हमला आवर था। दानियाल काफ़ी देर थक चुका था। अब दोनों कॉन्डम इस्तेमाल कर चुका था। वो गाड़ी के बाहर आया और सिगरेट पीने लगा। रीमा के ठीक होने का इंतज़ार करने लगा। रीमा का जिस्म टूट चुका था। जैसे जैसे होश में आ रही थी, वो दर्द की शिद्दत से एहसास हो रही थी।
वो अपने आप को बेलिबास महसूस करने के साथ टांगों में गीलापन और अंदरूनी दर्द का शदीद एहसास होने लगा। वो जल्दी से उठी और खुद को देखने लगी। खून के छिट्टे और लेसदार पानी को देखकर रोने और चिल्लाने लगी और फिर जल्दी से बेलिबास जिस्म को छुपाने लगी और फिर शर्ट को ठीक करते वो ट्राउज़र पहनने लगी। दानियाल इसकी चीखों की आवाज़ सुन रहा था और वो खामोशी से इग्नोर किए सिगरेट को ख़त्म करने के लिए कश लगा रहा था। फिर अचानक आकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। रीमा अबाया में मुंह छुपाए रो रही थी। दानियाल थोड़ा सख्त लहजे में बोला, रीमा ऐसा क्या हुआ है जो तुम इतना चिल्ला रही हो? यार तुम से प्यार करता हूँ, बस हो गया, ये होना ही था। रीमा एकदम भड़क उठी, बकवास इसे बंद करो। रीमा ने बाहर का नज़ारा देखा लेकिन वहाँ कोई ना था और वीरान जगह थी। इसका सर अभी भी भारी हो रहा था। वो चिल्लाई, खुदा के वास्ते मुझे घर छोड़ दो या अभी मुझे नोचना बाकी है। वो आंखें बंद किए अपने जिस्म की तरफ इशारा करते चिल्लाई और चीख चीख कर रोने लगी लेकिन वहाँ कोई ना था। दानियाल का चेहरा देख नहीं पा रही थी। दानियाल खामोश हो गया और गाड़ी को इसी रोड की तरफ ले जाने लगा जहां रीमा को उठाया था। जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई, रीमा अबाया पहनने लगी और दोबारा दुपट्टे से नकाब करने लगी। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। इसने जल्दी से मोबाइल ऑन किया और किरण को मैसेज किया कि किरण से कहो कि घर जा रही हूँ, वो घर आ जाए। वो कहकर इसने दोबारा बंद कर दिया। ब्लड अभी भी इसकी रगों से आस्ता आस्ता बहकर इसके स्वेट ट्राउज़र पर लग रहा था। दानियाल मिरर व्यू से रीमा की हालत को देखकर अब थोड़ा शर्मिंदा हुआ था। इसे एहसास हुआ था कि आज इसने गलत किया है लेकिन वो खामोशी से गाड़ी चला रहा था। इसी जगह पहुंचकर दानियाल ने गाड़ी स्लो करने के बाद रोक दी और पूछा कि आगे किस तरह जाना है। लेकिन रीमा बिना कुछ कहती उतरी और दौड़ को बंद करने से पहले रोती हुई आवाज़ में बोली, दानियाल मैंने तुम पर इत्बार करके आई थी लेकिन आज जो तुमने मेरे साथ किया वो मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगी। अब मेरा खुदा तुमसे इसका हिसाब लेगा। वो ज़ोर से दौड़ को बंद किए चल दी। दानियाल को इसकी बात दिल पे लगी थी। इसे फ़ौरन इसे रोकना और मनाना चाहा था लेकिन से गलती हुई थी। लेकिन अब वो जा चुकी थी। दानियाल ने गाड़ी को लॉक किया और पीछे जाने लगा तो जैसे ही रीमा घर में दाखिल हुई, दानियाल देखता रहा। फिर दानियाल मुड़ के वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। एक शॉप से गोल्डन वैली और पी कर लंबे लंबे कष्ट लेने लगा और गाड़ी में बैठ के पीछे सीट की तरफ देखा और बोला, मैंने इसके साथ गलत किया है यार, शिट। फिर मूड को बदलने के लिए इसने मोबाइल निकाला और रीमा की तस्वीर देखी और आह भरते बोला, इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे काम ना डालता यार, वो इतनी अच्छी होती तो आती नहीं। वो मुतमईन होकर मुस्कुराया। फिर नुसरत फ़तेह अली खान की एक गज़ल लगाई और रीमा को कॉल करने लगा लेकिन नंबर अभी भी बंद जा रहा था। अब दोनों मोबाइल और वॉलेट को साइड पर रखा, सीट पर रख दिया। इसने रेस बढ़ा दी। वो रीमा को सोच रहा था, एक हाथ से एक खास हिस्से को पकड़ के इस पर फ़ख्र कर रहा था। फिर रीमा को सोचते हुए इसने रीमा के साथ बनाई हुई सेक्सी वीडियो चलाकर देखने लगा। कमाल यार, क्या साइज़ है, क्या चीज़ थी, मज़ा आ गया। वो वीडियो में खो सा गया था। अचानक इसकी नज़र सामने कुत्ते पर पड़ी तो इसने फुल जोर से ब्रेक पर पाँव रखा लेकिन स्टीयरिंग और अनबैलेंस हो गया और गाड़ी कलाबाजी खाती दूसरी साइड पर जा गिरी और एक तेज़दार ट्रक से जा टकराई। दानियाल का सर चकरा रहा था। वो हिल नहीं पा रहा था। गाड़ी का फ्रंट अंदर की तरफ धंस गया था जिसकी वजह से दानियाल की टांगें हिल नहीं पा रही थी। गाड़ी में हर तरफ धुआं था। वहाँ गुजरते मुसाफिर का रश लगने लगा। लोगों ने कोशिश करके फ्रंट डोर खोला और सीट बेल्ट को खोलने लगे। गाड़ी का धुआं काफ़ी बढ़ गया था। लोगों ने दानियाल को ज़ोर से खींचकर कार से लग के इसके जिस्म से खून जगह जगह निकल रहा था, खास करके टांगें खून में लदी हुई थी। एयरबैग्स और सीट बेल्ट की वजह से इसके चेहरे और इसके सर पर हल्की सी चोट नजर आती। जिससे ही दानियाल को गाड़ी से अलग किया गया, गाड़ी में आग भड़क उठी जिसमें इसका वॉलेट और दोनों मोबाइल मौजूद थे। रीमा खुद को कंट्रोल
में करते हुए घर दाखिल हुई और रूम में आ गई जहां किरण पहले से इंतज़ार कर रही थी। लेकिन किरण ने जैसे मैसेज देखा था, किरण घर आ गई थी और मम्मा से कहा था रीमा मार्केट होकर आ रही है। रीमा बगैर अबाया तारे बिस्तर पर लेट गई और तकिए में मुंह दिए रोने लगी। किरण ने कोई वजह फ़िलहाल पूछना मुनासिब ना समझा, बस इतना जानती थी कि कुछ बहुत गलत हुआ है। रीमा फूट फूट कर रोई थी। किरण मम्मा को देखने लगी और कहीं वो रूम में ना आ जाए। वैसे इस वक्त किचन में थी और भाभी अपने मेके गई हुई थी कुछ दिन से। कुछ देर रोने के बाद वो उठी और बाया उतारा और वॉशरूम चली गई। खुश खून बहने लगा। इस जगह जगह दर्द हो रहा था। जब इसने खुद को वॉशरूम के मिरर में देखा तो इसकी गर्दन और बालों पर काटने के निशान थे। गुस्ल करने के बाद इसने अपने स्वेट ट्राउज़र को एक नज़र देखा जिस पर हल्के खून के निशान थे। वो सादा शलवार पहने कमीज़ पहने बाहर आ गई। किरण जो अब तक खामोशी से देख रही थी पूछ ही लिया क्या हुआ। रीमा ने जवाब दिया क्या होना था, इसको जो चाहिए था वो ले गया और मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। किरण क्या ले गया क्या मिल गया मतलब? रीमा इसने मेरे साथ सेक्स किया और बस मेरा जिस्म लेने आया था वो ले गया। किरण आहिस्ता आवाज़ में पूछने लगी और तुम्हें क्या मिला? रीमा सबक नसीहत आइंदा दबाव ना करूं किसी पर। वो खामोश हो गई और फिर बोली लेकिन या रब्बुल आलमीन मेरे पास कुछ है ही नहीं जिस पर मैं गुरूर कर सकूं। और फिर खामोशी हुई। एक आंसू भाई और दांतों में होंठ चबाए दोबारा बोली इसमें या किसी में इतना दम नहीं था कि तुम्हारी बहन को हासिल कर सके, इसलिए इसने मुझे बेहोश किया। और वो किरण की तरफ देख कर बोलने लगी। किरण खुद इसकी बातें सुनकर हैरान थी। वो पूछने लगी और बेहोश कैसे हुई? रीमा मोबाइल को फ़िलहाल ऑन नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो अब दानियाल से रब्ता करे या इसके कॉल या मैसेज देखे। इसे खुद से नफ़रत हो रही थी। अब इसने इरादा कर लिया था वो हर अकाउंट से लातल्लक हो जाएगी जो दानियाल से वाबस्ता है। गाड़ी का फ्यूल टैंकर फटने से आग भड़क उठी थी। आग लगने से दानियाल का वॉलेट और दोनों मोबाइल इसके साथ ही काफ़ी हद तक जल गए थे। मोबाइल पेट्रोलियम पुलिस भी पहुंच गई थी। डैमेज गाड़ी को अपनी कस्टडी में लिया और दानियाल को चेक करने लगे। दानियाल काफ़ी खून ज़ाया हो चुका था। वो बेहोश था। इसके पास कोई मोबाइल वॉलेट कुछ ना था इसके घर वालों को इन्फॉर्म किया जा सके। कुछ देर बाद पुलिस और रेस्क्यू वालों भी पहुंच गए थे और इसे लेकर लाहौर के सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। दानियाल की हालत काफ़ी सीरियस हो रही थी। पुलिस के कहने पर डॉक्टर ने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। दानियाल की एक टांग और एक बाजू फ्रैक्चर होने के बाद इसे मसाने पर गहरी चोट आई थी और इस चोट की वजह से मसाने में ब्लड जमा था जो नफ्स से बह रहा था। मसाने के लिए एक और वायरोलॉजिस्ट को बुलाया गया था। वायरोलॉजिस्ट को अंदाज़ा हो गया था मसाने की रगों के साथ पेनिस की भी काफ़ी रगें डैमेज हो चुकी हैं। दानियाल का ऑपरेशन हुए 5 घंटे हो चुके थे। इसे आहिस्ता आहिस्ता होश आ रहा था। नर्स ने इसे तसल्ली देते हुए कहा कि घबराओ नहीं, लेटे रहो, आप ठीक हैं। वह एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। दानियाल जो ग़ुनूदगी की हालत में हिलने की कोशिश कर रहा था इंजेक्शन के लगने के बाद दोबारा बेहोश हो गया। मगरिब की अज़ानें होने लगी थी। आज काफ़ी दिनों के बाद रीमा ने वज़ू किया और नमाज़ पढ़ने लगी। वो तौबा करने लगी। इसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ था। वो रो रो के अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी और दानियाल के बुरे अंजाम की बदुआ करने लगी। इसने अभी तक मोबाइल ऑफ किया हुए था। रात सोते वक्त सारा मंजर इसके सामने आ रहा था। अचानक उठ के बैठ गई और कुछ याद करके खुद से बोली इसके काउंटर में मैंने खुद फेंके थे गाड़ी से। फिर इसने दोबारा यूज़ किए थे या नहीं, कहीं मैं प्रेग्नेंट। ये सोचकर इसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। इसे अब कैसे करूं यार, क्या करूं? वो परेशान होने लगी। इसे अब फिर से डर लग रहा था दानियाल की वजह से प्रेग्नेंट ना हो जाए। अब सोचने लगी। रीमा ने मोबाइल ऑन किया और सीधा दानियाल को कॉल की। इसका नंबर बंद जा रहा था। इसने मैसेज भी चेक किए लेकिन बंद था। अब इसे गुस्सा आने लगा था। उठी और गुस्से को अपने बालों पर निकाला और इनको ऊपर से कट कर दिए।
दानियाल को जब दोबारा होश आने लगा तो अब इतने होश में था कि बोल पा रहा था। इसने पानी मांगा, नर्स ने पानी पिलाया, डॉक्टरों को बुलाने चली गई। दानियाल ने अपनी हालत को देखने लगा, बस एक जबा में था बगैर शलवार के। इसने सारे नफ्स पर एक पट्टी बंधी हुई थी, एक पेशाब की ट्यूब लगी हुई थी और इसका एक कंधा और एक टांग पर पूरी रान से पांव तक प्लास्टर हुआ था। दूसरी टांग पर भी बैंडेज हुई थी, दूसरे हाथ में एक ड्रिप लगी हुई थी और इसके सर पर हल्की पट्टी का एहसास हुआ। वो बस दुआ कर रहा था कोई ज़्यादा मसला ना हो। इतने में एक पुलिस वाला और डॉक्टर रूम में आते हैं। डॉक्टर मुआयना करने लगा और साथ पूछने लगा, बेटा कैसी तबीयत है, ज़रा अपने बारे में बताओ। दानियाल ने अपने बारे में बताया, वो कौन है और कहाँ रहता है। फिर नर्स को देखते हुए बोला, मेरा मोबाइल कहाँ है, मुझे डैड को कॉल करनी है। वो अब काफ़ी परेशान था। तब पुलिस वाले ने मज़ीद कहा कि आपकी जेब से कुछ नहीं मिला, आपकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर जल चुकी है। अब आपने अपने अब्बू का नाम और नंबर बता दें ताकि आगाह कर सकूं। डॉक्टर के जाने के बाद दानियाल नर्स को देखने लगा जो बेहद खूब हसीन थी। वो खुद से कहने लगा, क्या किस्मत है या अल्लाह, मेरी माशाल्लाह हर तरफ हुस्न ही हुस्न मिला। जाते वक्त तक इससे दोस्ती तो कर ही लूँगा। वो फिर नर्स से मुखातिब हुआ, आईना नहीं, सॉरी आईना क्यों? दानियाल चेहरा देखना है, कोई खराश तो नहीं आई। नर्स ने नहीं का जवाब दिया और ड्रिप उतार दी। अगर वहाँ मौजूद दूसरे मरीज़ के पास चली गई। दानियाल के अब्बू को इत्तला मिलते ही पहुँचे और इसकी हालत देखकर बहुत परेशान हुए। इससे मिलने के बाद वो डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने इनको अपने बेटे की रिपोर्ट और हालत तफसील से बताते हुए कहा कि इस हादसे की वजह से इसकी मसाने और पेनिस पर शदीद चोट आई है, जिसकी वजह से वो शादी करने के काबिल नहीं है। ये खबर सुनकर इसके अब्बू के पाँव के तले ज़मीन निकली। उन्होंने इससे का हल जानना चाहा तो कोई हल नहीं। वो इसे इलाज के लिए दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि नफ्स की रगें मुकम्मल ख़त्म हो चुकी हैं और अब कहीं इसका हल नहीं है। 4 दिन बाद जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने लगे तो दानियाल को अंदाज़ा हुआ कि पेशाब की नाली अब तक नहीं हटाएगी। तब इसे रिपोर्ट की हकीकत पता चली और वही अस्पताल में चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। इसके माँ बाप ने इसे तसल्ली दी, लेकिन वो छोटे बच्चों की तरह रो रहा था। इसे अंदाज़ा हो गया था वो लौट चुका है, इसे किए की सज़ा मिल गई है। वो शर्मिंदगी की वजह से नज़र नहीं उठा पा रहा था। इसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक जिंदा लाश है और अभी मर जाना चाह रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अब मरने से भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी होने वाली है। इसके दिमाग में रीमा की आखिरी बात याद आ रही थी। वो जान गया था इसे इसके साथ किए की सज़ा मिली है। रीमा 2 दिन तक दानियाल का नंबर मिलाती रही, लेकिन इसका नंबर बन जा इसे अंदाज़ा हो गया था दानियाल जैसे लड़के मतलब निकालने के बाद नंबर चेंज कर लेते हैं। वो जल्द कुछ करना चाहती थी। पीरियड्स को अभी 7-8 दिन पड़े थे, लेकिन वो इंतज़ार भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए इसने अपनी दोस्त नूर से बात करने का सोचा। वो जानती थी कि नूर एक ओपन माइंडेड लड़की है जो स्मोकिंग, ड्रग्स के साथ साथ अक्सर डेट वगैरह पर भी जाती हो और फिर इसे ज़रूर इसका हल पता आएगी। रीमा ने नूर को कॉल की और बताया कि इसके कज़न ने इसके साथ सेक्स किया है, तो इसे अपनी प्रेगनेंसी चेक करनी है, तो क्या इसे वो इस ट्रिप लेकर दे सकती है। नूर पहले तो इसकी बात पर काफ़ी हैरान हुई कि वो ऐसे कैसे सेक्स करवा सकती है, लेकिन अव्वल तो वो ऐसी नहीं है, नहीं दूसरा स्टार से इज्जत का जिक्र करती थी, तो नूर ये भी जानती थी कि असद फ़िलहाल बाहर है। खैर, इसने तफसील से रीमा से पूछने का सोचा। जवाब दिया कि खुद तो कभी ट्रिप लेने नहीं गई, बल्कि उमैर इसका BF लेकर देता है। मुझे ले दो कल ही प्लीज़। रीमा ने जल्दी से इसकी बात को टोकते हुए बोला, ओके मैं उमैर से कहती हूँ, फिर वो कल ही तुम्हारे पास ले आऊँगी, फिर चेक कर लेना। नूर इस बात से हैरान हुई थी। वैसे तो ये दिनों काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी, लेकिन रीमा इससे बाद से अक्सर चिढ़ती थी कि क्योंकि वो उमैर से मिलती थी और इससे अकेले बगैर शादी के। नूर ने जब उमैर को स्ट्रिप का कहा तो इसने वजह पूछी, तो नूर ने बता दिया, इसकी ज़रूरत मेरी एक ऐसी दोस्त को है जो सेक्स से भागती थी, वो आज मांग रही है। उमैर के दिल में एक ख्वाहिश सी पैदा होने लगी, लेकिन इसने फिल वक्त कोई सवाल ना किया और कहने लगा, ठीक है कल फिर मिलते हैं, 2 स्ट्रिप ही भी दे दूँगा। 2 क्यों? नूर ने पूछा।
अब मिलने आऊँगी तो ऐसे नहीं जाओगी। वो हंसा। उमैद बस कर दो, मैं थक जाती हूँ, लेकिन आप नहीं। नूर ठहर कर बोली, फिर बोली, फिलहाल कल इससे हो लूँ, फिर देखती हूँ। नूर सिर्फ लेकर रीमा के घर पहुंच गई और रीमा ने किरण को चाय बनाने के लिए कहा और चाय देने के बाद किरण मम्मा के रूम में चली गई। नूर ने स्ट्रिप दी और स्ट्रिप के इस्तेमाल का तरीका बताया। रीमा कुछ देर के बाद वॉशरूम गई और इसके दिल की धड़कनें तेज सी। कुछ पल के बाद इसने स्ट्रिप को देखा। वहाँ एक सुर्ख लाइन थी। इसने एक फूला हुआ सांस बाहर निकाला और नूर के साथ रिलैक्स होकर लेट गई। शुक्र बच गई, रीमा मुस्कुराते हुए बोली। नूर इसके गाल पर हाथ लगा रही थी। इसके गाल काफ़ी नरम व मुलायम थे। इसका दिल कर रहा था कि इसे जोर से चूम ले। इतने में रीमा उठकर बैठ गई। नूर ने मूड में होते हुए पूछा, किस खुशनसीब ने चूम लिया है इस खूबसूरत जिस्म को। वो इसके जिस्म पर नज़र घुमा रही थी। रीमा ने एक आह भरी और खामोश हो गई और कुछ नहीं बताना चाहती थी। फिर एक झूठी कहानी बनाकर सुना दी कि दूर का कज़न आया था। वो घर पे अकेली थी और इसने ज़बरदस्ती की। नूर मुस्कुराई और बोली, ये कज़न भी अजीब होते हैं, मुफ्त में मज़े ले लेते हैं। 2 हफ्ते गुजर गए थे, लेकिन दानियाल का अब तक नंबर बंद था। रीमा अब तजस्सुस से इसका नंबर मिलाती थी कि बंद क्यों है। बहुत दिनों के बाद अचानक असद ने कॉल की और कहा, मेरे टिकट्स हो चुकी हैं, मैं 1 हफ्ते तक पाकिस्तान आ रहा हूँ। तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। 6 माह की छुट्टी लेकर आ रहा हूँ और वापस अपने साथ दुबई लेके जाऊँगा। वो अचानक असद की इस कॉल पर हैरान रह गई थी। इसने अब अपनी सिम बदल लेने का इरादा किया। वो नहीं चाहती कि दानियाल अब भी इसे रब्ता करे और असद के वापस आने पर इतना ख़ास खुशी ना थी, लेकिन इसे लगा शायद असद के सामने होने पर दानियाल और इस वाक़े को भूल सकेगी। शायद असद के साथ वैसे भी हो जाएगी जैसे वो पहले थी। असद के अब्बू ने असद के कहने पर रीमा के घर वालों से 3 माह की डेट दे दी थी। दिन बाद रात के 2:30 बजे रीमा के घर पर दस्तखत हुई। इत्तेफाक से रीमा के अब्बू घर पर थे। दरवाजे पर पहुंचे तो पूछा, कौन? जवाब मिले। आवाज़ पहुंचाने के बाद दरवाज़ा खोला तो सामने असद और तो यूँ अचानक असद को देखकर हैरान हो गए। असद को सरप्राइज़ देने की आदत थी। इसने सबको 1 हफ्ते का कहा था, जबकि इसकी फ़्लाइट दूसरे दिन थी। और फिर वैसे तो रीमा से दूर रहता था और लड़कियों में लगा रहता था, लेकिन अब इसे रीमा ट्रस्ट था। इस ट्रस्ट की वजह से वो इसे पसंद करता था। इसे पता था कि वो कहीं भी मुंह मार ले, इस जैसी लड़की नहीं मिलेगी। रीमा के अब्बू और अम्मी मिलने के बाद असद रीमा के रूम में गया। रूम में एक 0 साइज का बल्ब जल रहा था। असद ने रूम की लाइट ऑन की और एक प्लास्टिक चेयर लेकर रीमा के बेड के पास बैठ गया। रीमा पिंक कलर के नाइट ड्रेस में उल्टी लेटी हुई थी। इसका चेहरा दूसरी तरफ था। इसका खूबसूरत जिस्म देखकर असद का दिल चाहा इसे छू कर देख रहा था, लेकिन वो रीमा की आदत से वाकिफ था। वो अभी इसकी जागने का सोच ही रहा था कि किरण, जो असद की बैक साइड पर लेटी हुई थी, इसकी आंख खुल गई और इसने रीमा के बेड के करीब किसी को देखा तो चिल्ला उठी, भूत, चोर, पापा, अम्मा। असद अचानक डर गया था और मुड़कर किरण को देखने लगा और जो अब आंखें बंद किए चला रही थी। रीमा के अम्मी अप्पा दोनों इन रूम के बाहर ही थे। फ़ौरन आवाज़ सुनकर अंदर आ गए और बोले, क्या मुसीबत? देख नहीं सकती कौन है तुम्हारे असद भाइयाँ? असद ने वापस मुड़ कर देखा तो रीमा उठकर बैठी हुई थी और घूर कर असद को देख रही थी। तुम कब आए? वो जल्दी से बात समेटते हुए बोली। किरण ने सलाम किया और बोली, सॉरी असद भाई, मैं डर गई थी क्योंकि मैं भूत जैसा लगता हूँ, हैंडसम नहीं हूँ। फिर रीमा की तरफ देखने लगा, बोला, नींद में प्यारी लग रही थी। और फिर किरण से बोलने लगा, तुम मुझसे डर गई, इसके खौफजदा खराटों से नहीं डरती। इसकी बात सुनते सब हंसने लगे। रीमा शर्मिंदा होते हुए बोली, तुमने कब खराटे सुने लिए मेरे? असद प्यार से बोला, अक्सर ख्यालों में। फिर असद रीमा की आंखों में देखने लगा। असद काफ़ी हैंडसम लग रहा था, लेकिन न जाने क्यों असद के इसके सामने होने पर इसका दिल मुतमईन नहीं था। शादी की तैयारियों का सिलसिला अगले कुछ दिनों में शुरू होने लगा था।
हो गया था। रीमा ने भी नंबर बदल लिया था, कहीं अब दानिया लापता ना करे, और वैसे भी वो शादी के बाद असद के हमरा बाहर जाने वाली थी और रीमा की भाभी को भी काशिफ ने इसके साथ आने का कह दिया था। दोस्तों और रिश्तेदारों की दावतों मुलाकातों के बाद कुछ वक्त अपनी शॉपिंग और कुछ वक्त रीमा के घर देता। वैसे भी असद और वालों का घर इनके घर के कुछ फासले पर था। एक बार वो सुबह सवेरे नाश्ते के इरादे से रीमा के घर आया और रीमा को नाश्ता बनाने का कहा। अब इससे कोई शक ना था, रीमा के हाथों में तेल था। वो असद की पसंद को वैसे भी जानती थी। वो नाश्ते में मसरूफ हो गई और असद बाहर हाल में बैठ गया। किरण कमरे में झाड़ू पोंछा करने के बाद सहन में झाड़ू लगाने लगी, जो इसका मामूल था। वो रोज़ की तरह जो कर झाड़ू दे रही थी। इसके गले में दुपट्टा ना था, वैसे भी इसके घर में कम ही मर्द रहते थे, तो काम करते वक्त वो दुपट्टा कम इस्तेमाल करती थी। असद की नज़र अचानक किरण की तरफ पड़ी तो किरण ने नाइट ड्रेस अभी तक पहनी हुई थी और इसका गला बड़ा था, जिससे हल झुकी हुई थी और इसके बाद पिंक ब्रा से इसे नज़र आ रहे थे। असद बगौर इसका जायज़ा लेने लगा और इसे आज किरण की जवानी का अंदाज़ा हुआ। अचानक किरण की नज़र असद पर पड़ी तो जो गौर से इसे देख रहा था तो इसने ध्यान ना दिया, लेकिन अब इसे एहसास हुआ कि वो दुपट्टा इसके गले में नहीं है। वो फ़ौरन से अंदर गई और दुपट्टा अपने सीने को डामते और दोबारा काम करने लगी। तो अब असद जानबूझकर इस पर नज़र जमाए हुए किरण की किन अखियों से बार बार देख रही थी। असद ने इसे बगौर देखा रहा था और इससे शर्म सी आ रही थी। इसे ऐसा पहली बार महसूस हो रहा था। वो काम ख़त्म करके अंदर जाने लगी तो असद ने आहिस्ते आवाज़ में कहा कि पिंक कलर प्यारा है। किरण सुन लिया था और रूम में आई और बैठ गई। इसका जिस्म ठंडा पड़ रहा था, इसे बहुत अजीब सा लग रहा था। वो दोबारा असद के सामने नहीं आना चाहती थी। असद के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ी थी। इसे अंदाज़ा था कि किरण ऐसी जवानी है। नाश्ते के बाद वही चाय पीने बैठे और सब गपशप करने बैठ गए और वहाँ रीमा की भाभी फौजिया और किरण और रमीना की मम्मा थी। बातों ही बातों में असद ने सबके सामने रीमा से कहा कि किरण माशाल्लाह बड़ी हो गई है। मैंने आज ही गौर से देखा और किरण को देखने लगा। किरण शर्माई सी होने लगी और इसने असद को इन नज़र को देखा जो हाथों में कप लिए इसे बगौर से देख रहा था, जिस पर रीमा ने फखरियाना अंदाज में जवाब दिया, आखिर बहन किसकी है। असद किरण के जिस्म को देखने के बाद इसके इर्द गिर्द रहने लगा। इसने सोच लिया था रीमा तो वैसे ही है पड़ी है, क्योंकि वो किरण के जिस्म का मज़ा लेता है। अब वो बस मौके की तलाश में था। एक बार इसने देखा कि रीमा अपने किसी कस्टमर का मेकअप करने में मसरूफ़ है। फिर इसने एक झलक किरण को देखा जो अपने रूम में सो रही थी। इसने मौका अच्छा समझा और इसे रूम में आहिस्ता से चला गया और किरण को देखने लगा। असद के जिस्म में एक आग सी लगने लगी। वो जैसे ही किरण के बेड के करीब आया, किरण जाग गई। इसे महसूस हुआ कि इसके करीब है, लेकिन इसने डर के मारे आंखें ना खोली। इसे अंदाज़ा हो गया था असद रूम में है। असद ने आहिस्ता से किरण के गाल को चूमा और अपना हाथ इसकी कमर पर लगाया हुआ और हिप पर ले गया और दबाने लगा और वो साथ साथ अंदाज में जोर लगाने लगा। इसने किरण के हाथों को देखा जो जोर से मुट्ठी बंद किए हुए थी। इसे अंदाज़ा हो गया था वो जाग रही है। किरण को जैसे जैसे वो छू रहा था इसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। इसके जिस्म में अजीब सी फीलिंग आने लगी थी। वो अपने कंट्रोल खो रही थी। असद इसके जिस्म को दबा रहा था, फिर उठा और रूम से बाहर चला गया। वो नहीं चाहता था कि कोई आ जाए, लेकिन इसे अंदाज़ा हो चुका था किरण अब राज़ी है, इसे बस केले मिलना है। असद के जाने के बाद किरण ने देखा इसका जिस्म बिक चुका है। इसे डर सा लगा, वो क्यों ना रोक सके। इसकी बहन का होने वाला शौहर खुद इसे भाई समझे। इसकी आंखों में अब आंसू आने लगे। वो तकिए में मुंह देकर रोने लगी। अब इसने सोच लिया था कि अब हर वक्त वो मम्मा और रीमा के साथ रहेगी। असद ने अगर अब ऐसा कुछ किया तो वो सबको बता देगी। एक दिन रीमा ने असद को कॉल की और वो मम्मा के साथ मार्केट जा रही है, इसकी
अब आदत थी कि वो हर बात असद से पूछ कर करने लगी थी। इसकी ये आदत दानियाल ने डाली थी। असद ये बात सुनकर खुश हुआ और कुछ वक्त के बाद रीमा के घर पहुंच गया। दरवाजे असद की बहन फौजिया ने खोला था और इसने बताया कि रीमा घर नहीं है तो दोनों दूसरे रूम में बैठ जाओ। पानी वगैरह पिलाने के बाद इसने यहीं आराम करने का बहाना किया और फौजिया अपने रूम में चलेगी। असद कुछ पल के बाद उठा और किरण के रूम की तरफ बढ़ने लगा। किरण बैठी अपने नोट्स बना रही थी। इसके रूम में गया और असद को ऐसे अपने रूम में देखकर वो उठने ही लगी थी कि असद ने इसे पकड़ कर इसके मुंह पर हाथ रख दिया और दबाव से लगाया। असद की बॉडी और ताकत के सामने वो कुछ नहीं थी, वो हिल नहीं पा रही थी। असद ने एक हाथ बढ़ाकर दरवाजे को लॉक किया और दूसरे हाथ से इसके मुंह को पकड़ रखा। लाक लगाने के बाद वो इसे चूमने लगा। इसके बालों से पकड़कर किरण को थोड़ा ऊपर उठाया और अपने होंठों से इसके होंठों को चूसने लगा। आंखें बड़ी करते हुए आस्था आवाज़ में लेकिन सख्त लहजे में बोला, चुप, बस चुप। किरण अपने हाथों से खुद छिड़वाने की कोशिश में नाकाम हो रही थी। आखिर असद इसके बालों के साथ जिस्म के खास नरम जगह को मसलने लगा। बहुत जल्द किरण थक के और कमज़ोर पड़ने लगी और ढीली होने लगी। इसने इसे उठाया और बेड पर ले आए पर लटा दिया और जिस्म को पीने लगा। आहिस्ता तो वो इसके जिस्म को बेलिबास करता गया। किरण अब अपनी आंखें बंद किए मुज़ाहमत कर रही थी लेकिन वो अब चलाने की कोशिश नहीं कर रही थी। बेलिबास करने के बाद असद ने एक ज़ोर से पकड़ कर ऊपर आने लगा और असद के बारी वजूद को अपने ऊपर आता महसूस कर रही थी। असद ने अपने जिस्म को किरण के जिस्म से मिलाकर जोर दिया तो किरण की एक ज़ोर से चीख निकली और अपने जिस्म के कट जाने का एहसास हो रहा था। वो रोने लगी और वो असद को उतारने की कोशिश करने लगी। वो अपने नाखून मार रही थी, काट रही थी असद को। इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो मुसलसल वार पे वार कर रहा था। किरण दर्द से चिल्ला रही थी। कुछ वक्त के बाद किरण नाडाल हो गई थी। वो अपना जिस्म ढीला कर दिया था। दूसरी बार असद के करने पर पहले से दोबारा दर्द हुआ लेकिन इस बार इसने ज़्यादा मुज़ाहमत ना की और वो अब खुद असद को अंदर से कबूल करने लगी थी। वो असद को किस करने लगी। किरण के चूमने से असद के जिस्म में आग सी आ गई। वो ज़ोर से इसे अपने जिस्म का एहसास दिलाने लगा। अचानक किरण का जिस्म टूट कर बहने लगा। वो निडाल होने लगी। असद इसकी गहराइयों में अपना नक्श को उतारते और थक जाने के बाद इसके ऊपर से उतरा और कुछ पल के साथ लेटा रहा और खड़ा होकर आईने में खुद को देखने लगा। चेस्ट पर जगह जगह किरण के नाखूनों के निशान थे। फिर मुड़ के किरण की हालत को देखने लगा और बिस्तर पर खून के साथ इन दोनों की जवानी के सबूत जगह जगह थे। किरण का लिबास कमरे में अलग अलग बिखरा हुआ था और अब बेड की चादर को जोर से मुट्ठी में थामे हुए थी। फिर बोली, ये गलत किया आपने रीमा से प्यार करते हैं फिर मेरे साथ ये सब। वो बेड की शीट को खुद को इकट्ठा करते हुए बोली तो असद मुस्कुराने लगा और पैंट पहनने लगा और फिर बोला, असद आप वाकई रीमा से प्यार करते हैं। असद ने जब किरण के मुंह से सिर्फ असद सुना तो फिर से मुस्कुरा दिया और जवाब दिया, नहीं, बस फैमिली की वजह से कर रहा हूँ। असद ने इसके कपड़ों को उठाया और इसकी तरफ फेंका और बोला, कपड़े पहन लो। वो कपड़े पहनने लगी और बोली, क्या ये प्यार था हम दोनों में हुआ। असद ने सुनकर खामोश हो गया और किरण के करीब आया और गहराइयों के साथ होंठों को चूमा और आहिस्ता आवाज़ में बोला, अब तुम सिर्फ मेरी हो और यही प्यार है। और फिर खुद रूम से बाहर निकला। जैसे ही वो रूम से बाहर निकला तो सामने इसकी बहन फौजिया ठहरी थी जो गुस्से से लाल आंखें किए इसे देख रही थी।
फौजिया असद को पानी पिलाने के बाद अपने रूम में आकर बैठ गई थी। टीवी देखने लगी और अचानक उन्हें किरण की आवाज़ सुनाई दी। वो जल्दी से रूम की तरफ आई तो ऐसे लगा जैसे किसी ने अभी लॉक किया हो। फौजिया को एक झटका सा लगा। वो फ़ौरन इस रूम में गई जहां असद सोने लगा था, लेकिन वहां कोई ना था। फौजिया के दिल की धड़कनें तेज़ हुई। वो समझ गई थी। वो किरण के रूम के बाहर आकर गौर से सुनने लगी। वो किरण की मज़ाहमत और असद की दरिंदगी सुन रही थी। फौजिया हैरान व परेशान थी। अब क्या करे तो क्या करे। वो बस असद के निकलने का इंतज़ार करने लगी। जैसे असद रूम से बाहर आया तो इसने इसे गुस्से से देखा और अपने रूम में आने का इशारा किया। असद फौजिया को देखकर डर गया था। वो उम्र में फौजिया से 2 साल बड़ा था, लेकिन जो इसने किया था इसकी वजह से वो अब शर्मिंदा था। रूम में आते ही फौजिया रोने लगी और कहने लगी, आप कैसे भाई हैं? ये आपने क्या कर दिया? आपको औरत की इज़्ज़त का इतना ख्याल नहीं है। अगर ये बात रीमा, काशिफ या इसके घर वालों को पता चल गई तो हमारी इज़्ज़त क्या रहेगी? क्या वो मुझे इस घर में रहने देंगे? फौजिया ये बोलती चलाई। फौजिया की बात सुनकर असद को दिल पर लगी थी। इसे एक पल को एहसास हुआ कि इसने गलत किया और फिर कुछ पल के खामोश होने के बाद इसने इसी बात से मुतमईन किया कि किरण अब इसके साथ राज़ी है। वो कुछ नहीं बताएगी। कुछ वक्त के बाद असद ने फौजिया को किरण के पास जाने का कहा। वो जाकर इसकी तबीयत पूछे। किरण गुस्ल करने के बाद आई और अपने अभी हुए वाक़े के बारे में सोचने लगी कि अचानक ये सब क्या हुआ और इसे समझ नहीं आ रही थी क्या करे। इसके साथ अचानक इतना कुछ कैसे हो गया। वो अभी इसे सोच ही रही थी कि फौजिया रूम में आ गई और किरण की तबीयत पूछने लगी और फिर यकीन दिलाया। वो घबराए नहीं। असद ने तो इसे सब बता दिया है। अब वो इसे परेशान होने की सूरत नहीं है। इसकी बातों से किरण को तसल्ली होने लगी थी और यूं ही आगे असद अपने फौजिया के रूम में किरण को बुला कर मिलने लगा। किरण अब जब भी रीमा को असद के साथ देखती इसके करीब देखती तो इसे उलझन होती। वो रीमा से चिढ़ने लगी थी। वो इसको बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। असद रीमा से अब शादी करे तो इसने ठान ली थी वो असद को किसी भी हालत में रीमा का नहीं होने देगी। अगली बार असद जब किरण से फौजिया के रूम में मिल रहा था तो इसने असद को रीमा और दानियाल के बारे में सब कुछ बता दिया। ये भी कि दानियाल ने इसके साथ सेक्स किया है। असद को किरण की बात सुनकर गुस्सा आया था। इसे बात को सुनकर हैरान रह गया था। रीमा ने इसे बेतहा प्यार करती थी, फिर ये सब कैसे हो गया? लेकिन किरण की बात सुनकर इसने जल्दी ही रीमा से इस बात को जानने का इरादा कर लिया था, क्योंकि इसके दिल में था कि शायद किरण झूठ बोल रही हो। रीमा दानियाल को भूल तो ना सकी थी, लेकिन असद के सामने इसकी वजह से वो इसका सोचना बहुत कम हो चुकी थी। रीमा ने कई बार इस बात का इरादा किया कि वो असद को दानियाल के बारे में बता दे हर बार, लेकिन डर जाती थी कि ना जाने असद क्या रिएक्शन होगा, कहीं वो इसे छोड़ ना दे। शादी को तकरीबन 2 हफ्ते रहते थे। असद ने रीमा को कॉल किया और बातों ही बातों में पूछने लगा, रीमा एक बात बताओ, झूठ ना बोलना, क्या तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई और आया है? रीमा की दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी थी। वो खामोशी से जवाब सोचने लगी। तो तुम कुछ पूछ रहा हूँ? असद ने थोड़ा संजीदा हुआ और सख्त अंदाज में पूछा। जी, आहिस्ता आवाज़ में बोली। फिर कहने लगी, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन डर था। असद कौन था? क्या तुम इससे मिलती भी थी? असद इसकी बात को पूरा होने से पहले पूछने लगा। रीमा ने सारी बात बताना शुरू कर दी, जो इसके साथ हुआ, जो असद पहले ही किरण से सुन चुका था। रीमा के बताने के बाद ही असद गुस्से में आ गया। इसे खामोश होने का कहा और फिर इसने कॉल काट कर दी और रीमा को ब्लॉक कर दिया। रीमा का दिल घबरा रहा था। वो बार बार असद को कार मिला रही थी, मैसेज कर रही थी। इसे डर था कहीं असद इसे रिश्ता ना तोड़ दे। इधर असद की नज़रों में रीमा गिर गई थी। वो रीमा के बारे में अब बुरा सोचने लगा था। अब इसे पता चल गया था कि कोई रीमा के जिस्म को पी चुका है। आखिर असद ने फैसला किया कि अब वो रीमा से कभी शादी नहीं करेगा। इसने सोच लिया था कि वो किसी से भी शादी नहीं करेगा। इसने अपने घर वालों से बात की और असद के घर वाले अचानक इसकी बात को बचकाना समझे और असद को समझाने लगे। लेकिन अब कैसे वो रीमा को इनकार करेंगे जबकि शादी को चंद दिन रह गए हैं। असद के अब्बू ने सख्ती से मना किया और अब रीमा के अलावा
किसी का सोचा, वरना इनसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन असद ऐसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता जो किसी और लड़के को अकेले में मिल चुके। असद के पास फिलहाल कोई हल ना था, इसलिए शाम असद जब फौजिया के नंबर पर किरण से बात करके किरण को सारा हाल दे रहा था, तो किरण ने मौके से अच्छा समझा और बोल दिया, असद तुम मुझसे शादी कर लो, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। असद किरण की बात सुनकर खामोश हो गया था। वो बात घुमा दी और फिर काल काट कर सोचने लगा। वो किरण से प्यार तो नहीं करता था, पर किरण में कोई कमी भी नहीं थी, इसकी ज़िंदगी में है, वो पहला मर्द था। आखिरकार इसने सोच लिया कि वो किरण से शादी करेगा और फिर घर वालों को बताएगा बगैर, क्योंकि 8 दिन रह गए थे और वो जानता था कि अब इसके घर वाले नहीं मानेंगे। असद ने एक प्लान बनाया और अगली शाम फौजिया के फ़ोन पर किरण से बात की और ने किरण से अब पूछा क्या वो इससे शादी करना चाहती है। किरण ने वैसे ही तैयार बैठी थी और फ़ौरन हाँ कर दी। तो फिर असद ने किरण को अगली सुबह मिलने का कहा। तो फौजिया को असद के इस प्लान का पता ना था। वो समझती थी कि असद किरण से टाइम पास कर रहा है और शादी रीमा से ही करेगा। चलिए रीडर्स, ये एपिसोड हम इधर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।